ये मन में रखना 24/7 कि आप सैलरी लेने के लिए टीचर नहीं बन रहे हो। अपने स्कूल के लिए, अपने देश की गवर्नमेंट के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए रिसोर्स सीट चाहिए होती है और पोस्ट कितनी है? 400। कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा। जो प्रॉब्लम्स मैं फेस करता था या जो एक्सपीरियंसेस मैंने गेन किए ना उस एक प्रिपरेशन के दौर में, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको अगर आपको उसमें से कुछ हेल्पफुल हो सकते हैं वो आप ले लेना, अगर वो नहीं लगे आपको तो आप वो छोड़ देना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हेलो भाई, माय नेम इज यशवनी एंड आई एम वर्किंग इन KV1 हलवारा। तो अगर ये आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो अब जो 2-3 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको ये वीडियो आगे कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो 2 साल पहले उसी फील्ड जगह पे मैं खड़ा था। जैसे मैं भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, आप भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। आपके मन में भी यही आ रहा होगा कि भाई जॉब लगने के बाद क्या सीन होते हैं, कितने मतलब कैसे लाइफ चेंज हो जाती है एकदम, या फिर दूसरी चीज़ ये तो थोड़ा सोशल ओवरव्यू होगा ना हमारा कि भी जॉब लगने के बाद क्या चेंज होगी। लेकिन हम जब अपने लिए मीन्स जॉब के लिए जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो आज मैंने वो सारे क्वेश्चंस लिख लिए जो कभी मेरे मन में आते थे। तो अगर वो क्वेश्चन आपके मन में उठते हैं तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर देम ऑल। तो भाई 2-3 चीजें हैं जो कभी मैं फील करता था वो आज आप भी फील कर रहे होंगे। तो मिलजुल के अपना उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, मिलजुल के हम उस सिचुएशन से ओवरकम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि जब हम प्रिपरेशन की स्टेज से अरे कहना क्या चाहते हो? थोड़ा सा जा रहे होते हैं ना, तो हम फील करते हैं कि भाई मैंने इतना पढ़ लिया और पता नहीं कितना और पढ़ना है, मैं ठीक भी जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आउट ऑफ सिलेबस ही पढ़ रहा हूँ, मैं सिलेबस में कुछ और ही हो या फिर एग्जाम में कुछ और ही पूछ रहे हो और मैं पढ़ कुछ और ही रहा हूँ। एक चीज़ अगर ऐसा आप फील करते हो तो वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सेकेंड, आपके मन में भी एक चीज़ आती होगी कि देखो हम सब के मन में ना एग्ज़ाम का लेवल कितना आप हाई होगा या एग्ज़ाम कितना इजी होगा ये हमें जॉब से नहीं रोकता। सबसे जो एक हम मिडिल क्लास फैमिली के जितने बच्चे होते हैं ना, उनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है, साइकोलॉजिकल अंदर ही अंदर घूमती है चीज़ें कि मैं भी जॉब लग सकता हूँ ना। समझ रहे हो मतलब, क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है पहले प्रिपरेशन करने का, फिर उसके बाद एग्जाम्स आएंगे, फिर उसका वेट करना, फिर मतलब एक बहुत काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि मैं भी जॉब लग जाऊंगा क्या, क्योंकि सारी हमारी शरारतें जितने भी हम मिस्चीवियस रहे हैं पास्ट में, सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि मैं भी जॉब लग सकता हूँ क्या। तो अगर आप भी ऐसा फील करते हो तो वीडियो में आगे बने रहना। अब मेन चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं अपना बता देता हूँ, मेरा DSSB का 2018 में क्लियर हो चुका था एग्जाम, दोनों MCD और DOE के। बट उस टाइम पे थोड़ा CTET का पंगा पड़ गया था। CTET की दिक्कत थी क्योंकि CTET कंडक्ट ही नहीं करवाया था उन्होंने, इसलिए हम ज्वाइन नहीं करवा पाए थे। बट वो प्रोसीजर अब तक उन्होंने इतना लंबा खींच दिया कि अब तक वो कोर्ट में चली रहा है। बट KVS वालों ने बड़ा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, वो उन्होंने ज्वाइन करवा दिया था। चलिए फिर अब आप पे आते हैं कि भाई हम तैयारी करें तो करें कैसे। तो बिल्कुल बेसिक बता देता हूँ भाई। अगर आप DSSB की तैयारी अभी 2 एग्जाम के लिए हम केवल फॉर्म फिल ही कर रहे हैं, तो फिल करने के स्टार्टिंग में ही अगर अब से आप सीरियस हो जाते हो ना, बिल्कुल बेसिक्स अभी से स्टार्ट कर रहे हो, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं चलानी भाई इसमें, समझ रहे हो। अगर किसी ने तोप भी चलानी होती है, आप थोड़ा सा सोच के देखो, अगर किसी ने तोप भी चलानी होती है तो IAS के लिए तैयार करेगा, किसी मतलब और कहीं पे बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए मतलब यार एक जो सोशल एक आइडिया है वो यही है कि टीचिंग में एक सामान्य सी मतलब परिवार का एक सामान्य सी जॉब जिसको पानी है वो अपना इसके लिए प्रिपेयर करता है, सामान्य सा भाव है, इसमें कोई बटन डिफ नहीं है भाई। एक चीज। दूसरा, तो अगर आप अब से भी सीरियस हो जाते हो ना, तो कोई बहुत बड़ी पहाड़ नहीं चढ़ना इसमें, बहुत सामान्य है, बहुत सिंपल है और आप बिल्कुल इजीली क्रैक कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, मेरे पे विश्वास रखो आप और अपनी तैयारी पे विश्वास रखना, बहुत इजी है, आप बिल्कुल कर सकते हो उसको। एक चीज। दूसरा, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो कुछ क्वेश्चन मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं और जो कुछ क्वेश्चन मेरे मन में आते थे तो वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को मैं पहले मना ही कर देता हूँ, जो आपके मन में आ रहे होगा उनके आंसर मैं नहीं करूँगा।
एक तो एग्जाम कब होगा, तो भाई ना आपको पता ना मुझे पता, है ना। टीचर हैं हम, वहाँ एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली बॉडी में हम भी नहीं हैं, तो किसी को नहीं पता होता एग्जाम कब होगा। जब अभी तक तो उनको भी नहीं पता होगा जो बोर्ड बैठता वहाँ पे। दूसरा, कौन सा टॉपिक अवॉइड करें। एक किसी ने पूछा था मेरे से कौन सा टॉपिक अवॉइड करना चाहिए, तो भाई कौन सा टॉपिक, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल क्वेश्चन हो गया। कोई भी टॉपिक अवॉइड नहीं करना, जो पेपर में आ जाएगा वो हर टॉपिक इम्पोर्टेंट। मतलब अगर अभी सीरियसली स्टार्ट करें तो क्या हम एग्जाम क्लियर कर देंगे? बिल्कुल कर दोगे भाई। अगर अब से 6 महीने बाद भी एग्जाम होगा ना, आज से अगर 6 महीने बाद एग्जाम होगा और आप आज से सीरियसली स्टार्ट कर देते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक सामान्य सा बच्चा भी, सामान्य क्या बिलो एवरेज बच्चा भी कोई रह जाएगा। ठीक है, तो अब चलो स्टार्टिंग से आ जाते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो पहली चीज भाई देखो, जो मैं बताने वाला हूँ ना, वो कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा। जो प्रॉब्लम्स मैं फेस करता था या जो एक्सपीरियंसेस मैंने गेन किए ना उस एक प्रिपरेशन के दौर में, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको अगर आपको उसमें से कुछ हेल्पफुल हो सकते हैं वो आप ले लेना, अगर वो नहीं लगे आपको तो आप वो छोड़ देना। ठीक है, तो कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है, ये बस एक हेल्पफुल एडवाइसेज है, हेल्दी एडवाइसेज है, जो अगर आपको ठीक लगे तो ले लेना, अदरवाइज क्या ही फर्क पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ, अपना मतलब एक जनरल सा आइडिया दे देता हूँ एक बार आपको पहले। तो देखो, DSSB के एग्जाम के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है हमारा जनरल पार्ट, जिसमें हमारे 20 मार्क्स के 5 अलग अलग सब सेक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट 100 मार्क्स का है ना, तो उसमें 20 मार्क्स के 5 सब सेक्शंस हैं। तो पहला सेक्शन हमारा कौन सा है? पहला है GS, जिसमें अपनी करंट अफेयर, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें मतलब 20 मार्क्स के हैं, जिसको आप जनरल साइंस कह देते हैं। ठीक है ना, 20 मार्क्स के, ये याद रखना। सेकेंड पार्ट है फिर हमारा इंग्लिश। ठीक है, 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी। फिर आता है आपका 20 मार्क्स की हिंदी, और 20 मार्क्स की आपकी मैथ, और 20 का ये रीजनिंग। तो फर्स्ट पार्ट में 100 मार्क्स के 20-20 के 5 सब सेक्शंस हो गए। क्लियर है? फिर 100 मार्क्स की आपकी मतलब जो सेकंड पार्ट है सब्जेक्ट कंसर्न आ गया। ये PRT का बता रहा हूँ भाई मैं, ठीक है ना, ये PRT का है। तो सेकंड पार्ट अपना 100 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न, उसमें साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी वगैरह और सारी चीज़ें जो भी है उसमें आ जाती है। तो पहले हम अब इसमें तैयारी क्या क्या करें, ये सारी चीज़ें बाद में करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले लेता हूँ मैं, जो मैंने पहले ही लिख लिए थे, जो हमारे मन में आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, कोचिंग ले या ना ले। तो देखो, ऐसा है भाई, हम कोई ऐसा चीज तो है नहीं कि धूल में लाठी मार रहे हो। क्या बोला तूने? समझ रहे हो? हमने, अगर आपको लगता है कि कोचिंग की वजह से आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है, तो कोचिंग कोई गलत चीज नहीं है। ठीक है ना, कोचिंग आपके लिए हेल्पफुल ही साबित होगी। और कल को आप रिग्रेट करो कि भाई कोचिंग ले लेता तो क्या पता आज कहीं और ही होता। तो इससे बेटर अपना कोचिंग ले लो भाई, अगर ले सकते हो तो। अगर आपको लगता है कि आप एक बेटर कंडीशन में, और कोई अवॉइड करो कोचिंग को, तो आप अवॉइड कर सकते हो। मेरी तरफ से कोई बोल नहीं है। ठीक है, मैं पहले से ही प्रिपेयर कर रहा था भाई, 12th के बाद से ही NDA के लिए और उसके लिए, इसलिए मैंने पर्टिकुलरली इस सेक्शन के लिए कोचिंग नहीं ली थी। DSSB वगैरह के लिए मैं घर पे खूब पढ़ा था, बहुत सेल्फ स्टडी की थी भाई, इसलिए एक चीज। दूसरा, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट है? भाई कहीं से ले लो, समझ रहे हो, थोड़ा सा रेप्यूटेड हो ना। देखो मतलब जहाँ का आपको समझ आ जाए। टीचर सभी बढ़िया पढ़ाते हैं, टीचर कोई गलत नहीं पढ़ाता, लेकिन ये मायने रखता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और उसका टीचिंग स्टाइल, किसके साथ आपकी वाइब्रेशंस मैच होती है। ठीक है, ये मेन रखता है। तो जिससे भी, अगर आपके भाई के साथ आपकी मैच करते हैं तो भाई उसके साथ आप बैठ के ग्रुप स्टडी कर लो। समझ गए मेरा कहने का मतलब क्या है? तो एक चीज, 2 चीज होगी हमारी। फिर डेली कितना टाइम पढ़े, तो भाई कितना टाइम पढ़े, देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड करो अपनी प्रिपरेशन को। फर्स्ट है बिल्कुल आप मतलब जो हमारा सबसे मेन पार्ट होता है, ये मेन पार्ट आपके हर एग्जाम के लिए होता है, चाहे आप IAS सिविल्स के लिए प्रिपेयर कर लो, चाहे किसी चीज के लिए भी, जिसमें हम बिल्कुल स्टूडेंट होते हैं, मतलब जिसमें हमें बिल्कुल बेजान, मान लो मैं टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ,
तो एक पार्ट है मेरा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम 2-3 महीने होते हैं, 3-4 महीने का टाइम स्लॉट लगा लो आप। उसमें हम इतना स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन रह के पढ़ाई करनी है कि 3-4 महीने में आपका कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाए। आपकी तरफ से, कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से आप अपने पूरे सिलेबस में से या एक पूरा जो आप एग्जाम में बैठो, मतलब अगर मान लो 4 महीने बाद भी आप एक मॉक टेस्ट करो, तो उस मॉक टेस्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन ना रह जाए या कोई ऐसा टॉपिक ना रह जाए आप ये सोचो कि यार ये तो पहली बार सुना है। समझ रहे हो? तो इस माइंडसेट के साथ आप पहले 3-4 महीने अपने प्रिपरेशन करना कि आप कुछ भी छोड़ना मत, बिल्कुल स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन हो गए और एक गहन अध्ययन करना पड़ेगा आपको 3-4 महीने। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हो। लीनियंट इन द सेंस मतलब थोड़ा सा आपने मॉक टेस्ट कर लिया, मॉक टेस्ट के अलावा आपने थोड़ा सा और कुछ से कहीं से किसी और बुक से उठा के क्वेश्चन ट्राई कर लिए, मतलब समझ रहे हो? मस्त प्लान है। फिर आपके पास डाइवर्स सब्जेक्ट्स हो जाते हैं करने के लिए, काम हो जाते हैं करने के लिए। लेकिन 3-4 महीने आपको बिल्कुल डिसिप्लिन हो गए, बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना? हाँ, एक और क्वेश्चन था कि भाई कोचिंग लेना हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। देखो, कोचिंग लेने का एक हेल्प सबसे बढ़िया हमारे लिए ये हो जाती है कि कई बार क्या होता है कि मान लो मैं पढ़ रहा हूँ तो 1 महीना पढ़ लिया मैं, उसके बाद क्या होगा, हम थोड़ा सा बोरियत सी महसूस होने लग जाती है कि अब और क्या पढ़े, सोर्स मतलब पढ़े तो सोर्स कहाँ से हो मेरा। मान लो मैथ के मैंने जीएस के मैंने 20 टॉपिक कर दिए, फिर अब अगला टॉपिक कौन सा हो, तो हम ही ये सोचेंगे, फिर उसके लिए टॉपिक का सोर्स खोज के लेके आना पड़ेगा, हमें कोई बुक उठानी पड़ेगी। अब अगर हम कोचिंग ले लेते हैं तो जो हमारे पास टीचर्स होते हैं ना, वो हमारा ये टाइम बचा देते हैं बस, कि भी वो आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा और कहाँ से करवाना है, ठीक है? वो अब उनका काम है, वो आपको गाइड करते जाएंगे और वो मोटा मोटा सा एक ओवरव्यू देते जाएंगे। और लेकिन सेल्फ स्टडी आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना? मान लो 1 घंटा टीचर ने पढ़ा दिया और आपने उस दिन उसको ध्यान से नहीं दोबारा रिवाइज किया या 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिवाइज नहीं किया, तो 1 हफ्ते बाद आप नल एंड वॉइड समझो उस क्लास को। समझ गए? तो कोचिंग कितनी हेल्पफुल और कितनी हेल्पफुल नहीं है। तो अब आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आप समझ लेना इससे, ठीक है? तो नेक्स्ट आते हैं कि भी हाँ, डेली कितना टाइम पढ़े। तो अब एक चीज याद रखना, मैंने आपको बताया कि भी पहले 3-4 महीने तो आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली रहना पड़ेगा अपना डिसिप्लिन के मामले में, अपने रूटीन के मामले में। हाँ, इतना कर सकते हो कि भाई आप डेली अपना रूटीन बना सकते हो, डेली का डेली, समझ रहे हो? मतलब अब हफ्ते वाला स्टंट ना करके कि मैं पूरे महीने का रूटीन बना दिया और वो फिर 2 दिन बाद भूल गया, टाइम टेबल कहीं पड़ा, आप कहीं हो, वो बड़ा सीन छोड़ के आप डेली का डेली रूटीन बना सकते हो। 2-3 दिन के नाम का एक रूटीन बना सकते हो इस टाइप से, ठीक है? एक चीज, और उसमें एक चीज याद रखना कि कोई भी चीज इतनी ज्यादा कंटिन्यूटी में मत करना कि आप 10-20 दिन बाद आपको ये लगने लग जाएगी मुझे मेरा तो सब कुछ हो गया इस सब्जेक्ट का, है ना, मेरा तो सब कुछ हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम प्रिपरेशन करते हैं कि थोड़े दिन बाद 20, 25, 30 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको ये लगने लग जाता है कि मेरा तो सब कुछ हो गया, है ना, और फिर लगने लगेगा आपको डर कि सब कुछ हो भी गया और पता नहीं क्या होगा, है ना। मुझे तो लग रहा है जैसे मेरा सारा सब कुछ आता भी है और ध्यान भी कुछ नहीं है दिमाग में एकदम, ठीक है। तो ये तब होता है जब हम थोड़ा सा फ्लक्चुएट करते हैं अपने रूटीन के मामले में, अपने पढ़ाई के मामले में। तो जब भी ऐसा आपका टाइम आए तो अपने साथ एक मॉक टेस्ट लेके बैठ जाना, रूटीन में, डेली नहीं लेकिन हर वीकली अपना कहीं ना कहीं से भी, ऑनलाइन 50 जगह से आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे भाई, फ्री में मिले, पैसों से मिले, कैसे भी मिले, लेकिन वीक में एक मॉक टेस्ट। जब आपको लगने लग जाएगी एक बार आप सिलेबस से पूरा सा ओवरव्यू मिल गया आपको, उसके बाद आप वीक में एक मॉक टेस्ट प्लीज करना। ये आपको एक तरह से मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा कि भी कौन से टॉपिक में मेरी कमी रहेगी, और जब कल को आप रिवाइज करोगे ना तो आपको पता चल जाएगी ये टॉपिक का क्वेश्चन आया था और ये मेरे से हुआ नहीं था, फिर आप उसको और ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूटीन और वो सारी चीजें। डेली कितना पढ़ना चाहिए, डेली भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो मैं तो ऐसा था, मेरी मम्मी, अब ये बात थोड़ी सी, लेकिन ये है कि मेरी मम्मी मेरे से बाकायदा मैं सुनाता था उनको,
कि ये इंग्लिश के मैंने 10-20 चीज़ें याद की हैं, आप सुनना एक बार। जैसे बच्चे प्रिपेयर करते थे ना, तो मैं तो बाकायदा कुछ चीज़ों को मैं कमी नहीं छोड़ना चाहता था भाई, मेरी तरफ से साफ सी बात थी। ठीक है, साम दाम दंड भेद अपने हर रूप में मैं तैयारी करना चाहता था और साफ था, मैंने एग्जाम क्लियर करना था बस। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको मैनेज कर सकते हो। आप 2 घंटे में भी कितना पढ़ सकते हो, 5 घंटे में, लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भी 4 घंटे से कम मत रखना इसको। 4 घंटे चाहिए आप पे, और 45 मिनट से एक बार बैठने के बाद 45 मिनट से कम मत पढ़ना। 45 मिनट्स मतलब आपके फ़ोन से फिर दूर हो आप, दूर मतलब मैसेज से और इन सब चीज़ों से। ऑनलाइन क्लास है तो अलग चीज़ है, लेकिन 45 मिनट से लेकर और 1.5 घंटे तक ये एक बार पढ़ने के लिए सीटिंग पावर होनी चाहिए आपकी। और फिर ऐसे करके 4 घंटे का आपका डेली रूटीन कम से कम होना चाहिए, कम से मिनिमम है, मैक्सिमम तो फिर आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। एक और चीज़ रूटीन में ऐड कर लेना भाई, डेली कोई चीज़ ऐसी ऐड करना जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो। मतलब कोई ऐसी शरारत ऐड कर लेना अपने रूटीन में, घर में किसी को चाहे मज़े मस्ती में तंग करने से लेके और कुछ तोड़ फोड़ लेने तक सब कुछ इंक्लूडेड है। तैयारी का सबसे बेस्ट पार्ट बता रहा हूँ आपको। लगता है ये पागल हो गया। घर में किसी को तंग करने से लेके मजे मस्ती में कुछ भी तोड़ फोड़ तक एक चीज ऐड रखना, ठीक है, ताकि वो आपको रिफ्रेश करती रहे। ठीक है, जब मैं कोचिंग लेता था भाई मैं खूब दबा के मूवी देखता था, मैं स्विमिंग करने भूल जाता था। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप कर सकते हो। तो बताना ये चीजें कैसी लगी आपको। इसके अलावा अब तो आप बोर नहीं होगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी बनेगी उसमें मैं बुक्स वगैरह के बारे में बताऊंगा आपको, और तैयारी कहाँ से करें, और धीरे धीरे बीच बीच में मैं वीडियो बनाता रहूंगा ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब बनी रहे। और पोस्ट कितनी है, 400, हमें एक सीट चाहिए बस। तो बहुत बढ़िया मेहनत करो, और ये मन में रखना 24/7 कि आप सैलरी लेने के लिए टीचर नहीं बन रहे, अपने स्कूल के लिए, अपने देश की गवर्नमेंट के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए रिसोर्स बन रहे हो आप। तो आपके अंदर कोई ऐसी कुछ स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे अगर आपसे मिले तो वो अपने आप को गिफ्टेड फील करें कि मतलब ऐसे टीचर से मिला ना मजा आ गया। तो ऐसा टीचर बनना है, ये अगर आपके मन में है ना, तो मैं कहता हूं भाई आप कभी भी डिमोटिवेटेड फील नहीं करोगे। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। तो नेक्स्ट कुछ अगर जो भी आपके डाउट्स होना तो उनको कमेंट सेक्शन में लिख देना कि क्या क्या आपको पूछना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है ना, कुछ फिर बाद में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और खुश रहो, मजे करो। बाय बाय।